गाजा में तेल अल हवा के अंदर हमास ने दो शेल से एक मरकवा टैंक, दो यासीन 105 शेल से एक मरकवा टैंक पे सीधे मार कर दिया। उसके बाद दूसरी खबर, आज दिन भर में, और बल्कि ये कहिए पिछले 3 दिनों में इजरायली अफसर मारे जा रहे हैं, एक एक करके हमास उनको स्नाइप कर रहा है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, आज फिर उसी जगह से, यानी जहां पर इजराइल इन्वेजन कर रहा है गाजा सिटी, वहीं से आज तीसरे दिन वहां से रॉकेट छोड़े रेजिस्टेंस ने इजरायली सेटलमेंट्स की तरफ। और कल तो एक रॉकेट अशदोद पहुंच गया था, और अशदोद का हमने आपको पिक्चर भी दिखाई थी नेतान्स की। और आज भी उन लोगों ने मारा है, लेकिन ये इस तरफ मारा है जो गाजा से लगे हुए जो सेटलमेंट्स है। उसके बाद चौथी बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में कम से कम 3 जगह ऐसी लड़ाई हुई है जहां आईडीएफ पीछे हट रहा है। देखिए, आईडीएफ पीछे हट रहा है वेस्ट बैंक में, कोई इस रिपोर्ट को नहीं दे रहा है, केवल हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस में जो ड्रामा हो रहा है वो एक अलग कहानी है। उसमें आज अर्दोगन बोल रहे थे, टर्की के प्रेसिडेंट, और उन्होंने कहा कि हमास फ्रीडम फाइटर्स हैं। उसके बाद उनका माइक बंद हो गया, और उसको लेके टर्किश प्रेस में और टर्किश जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो ये कह रहे हैं कि ये मोसाद एजेंट्स का काम है। माइक बंद हो गया। कतार ने क्या कहा, सऊदी अरेबिया ने क्या कहा, इजिप्ट ने क्या कहा, इजिप्ट कैसे एक दुश्मनी की तरफ, इजराइल से सीधे सीधे दुश्मनी की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप की पूरी स्थिति क्या रही, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो न्यूयॉर्क में है अभी, उन और जिन्होंने रिकग्नाइज किया, जिन्होंने शुरू की पूरी ये कवायद कि पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज करो, उनसे ट्रंप इतना नाराज है कि आज उनको एक जगह पे छोड़ दिया न्यूयॉर्क में, जहां उनको पैदल आना पड़ा अपनी एम्बेसी में। उसका भी वीडियो हमारे पास है, वो आज देखिए। थोड़ा सा हम वीडियो आपको दिखा भी सकते, नहीं भी दिखा सकते, डिपेंड करता है, क्योंकि आज जरा विस्तार से कुछ खबरें आपके बीच हमको पहुंचानी है, कुछ सैद्धांतिक मुद्दों पर भी बात करनी है कि ये जो फिलिस्तीन का राज रिकग्नाइज हुआ है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसमें कैसे वेस्ट एक लगातार अपने उसने पैलेस्टीनियन एक एलिट्स को पैदा किया है शुरू से, 1920 से, बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद से, और उसने उन लोगों के साथ एक कहीं ना कहीं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, और उसके बाद रेजिस्टेंस को दबाया है। तो वो भी एक पहलू है जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता मिली है, इसकी खुशी चारों तरफ है, पूरी दुनिया में है। कई जगह फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, और मैंने वो वीडियो भी डाले हैं, और मैंने कल भी वीडियो डाले थे आपको एफिल टावर में और ब्रिटिश एम्बेसी सब जगह। लेकिन उसके साथ दूसरा पहलू भी है, एक चाल ये वेस्ट की भी है कि कैसे पैलेस्टीनियन एलिट्स को खुश कर दो और फिर रेजिस्टेंस को दबाओ। ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स है, इसके बारे में बात करें। फिर ईरान ने देखिए खुर्रम शहर 4 जो अपनी मिसाइल है, खुर्रम शहर 5 के बारे में हमने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें हमने कहा था वो 36 मिनट में अमेरिका पहुंच सकती है, लेकिन अभी वो अनवेल नहीं हुई है। खुर्रम शहर 4 अनवेल हुई है, और उसमें भी जो कुछ खासियत जो सामने आई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी खबरें। देखिए, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा देखिए ये है कि क्या इजरायली फोर्स गाजा सिटी का इन्वेजन कर पा रही? सीधी बात, हाँ या ना। सवाल तो उसका जवाब है ना, क्योंकि जो पूरे ग्राउंड की रियलिटी है, जिस तरीके से सारी चीजें अभी सामने आ रही है, उसमें वो कहीं नहीं ऐसा दिख रहा है। अब तेल और हवा में अगर मरकवा टैंक घुस नहीं पा रहे, वैसे ही वो तंगलिया है, वहां पर मरकवा टैंक घुसेगा तो उसमें किस लॉजिक के तहत मरकवा टैंक वहां घुसा रहे हैं, ये भी सवाल है। क्योंकि अगर आपको तेल अल हवा को पूरा, क्योंकि वो सब पतले इलाके हैं, वहां पर तुम टैंक घुसा दोगे, टैंक अपने आप फंस जाएगा। और वहां पर हमास ने जैसे ही टैंक ने घुसने की कोशिश की एक पतली गली में, मतलब उतनी पतली भी नहीं कि टैंक घुस नहीं सकता, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसमें 2 टैंक आ सकते, नहीं, एक ही टैंक आ सकता है। तो उसमें आप घुस के सोच रहे हैं कि हम गाजा सिटी के अंदर हम कुछ घरों को डिस्ट्रॉय करें, ये करें। एक तो घर को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, उनके अंदर बम भर के उनको एक्सप्लोड कर रहे हैं, जो चारों तरफ अगल बगल की बिल्डिंग में भी एक अर्थक्वेक पैदा कर रही है। एक तो वो तरीका है, दूसरा उनका ये तरीका है कि सीधे घुस के और घरों के इतने पास टैंकों को ले आओ कि सब डर जाए रेजिडेंट्स। लेकिन रेजिडेंट्स तो गाजा के जा ही नहीं रहे। रेजिडेंट्स तो कह रहे हैं कि हम यहीं जिंदा रहेंगे, यहीं मरेंगे। 9 लाख लोग गाजा सिटी में हैं, और इजराइल उनका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। जिस तरह की जो इजराइल ने सोचा था कि एक दिन में हम कम से कम 500 फिलिस्तीनियों को मारेंगे, अभी वही रेट उनका चल रहा है। एक भी फिलिस्तीनी मरता है,
शहीद होता है तो हमें दुख, बहुत ही दुख होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो इजराइल ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि हम 500 फिलिस्तीनियों को रोज़ हम मारेंगे, अब वो नहीं कर पा रहा है। वही एक स्थिति थी आज भी। करीब 38 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए इजरायली बमबारी में। फैमिन, मैल न्यूट्रिशन से अभी कितने शहीद हुए अभी वो आंकड़े नहीं आए। लेकिन आपको देखिए, हम आपको जो पूरी एक सिचुएशन बता रहे हैं, गाज़ा के लोग हट नहीं रहे हैं। गाज़ा सिटी में इजरायली फोर्सेस घुस नहीं पा रही हैं क्योंकि हमास ने जिस तरह से घेरेबंदी की है। उसके बाद जो अफसर मारे जा रहे हैं, अच्छा, अफसरों की बात आने के पहले मैं आपको फिर से कह दूं कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट्स, मुझे 1000 कमेंट्स चाहिए। आज मैंने दिन में नेपाल का पूरा वीडियो डाला। मैं जानता हूँ लंबा है, 1 घंटे का है, फिर भी उसको आप देखिए, पेशेंटली देखिए उसको, क्योंकि उसका एक वर्जन मैंने डाला था। मैंने सोचा था दूसरा वर्जन डालूंगा, तीसरा डालूंगा, लेकिन फिर कई लोगों ने कहा कि नहीं, एक साथ भी एक पहले आप डाल दो, उसके बाद बाकी डालते रहना। तो मैंने एक साथ डाला है पूरे शुरू से लेके अंत तक। उसमें शायद कुछ लिपसिंग की शायद प्रॉब्लम है, शायद नहीं है, मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन गजब की है क्योंकि मैंने एक एक चीज़, एक एक पॉइंट उसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो आपको उसमें बड़ी दिलचस्पी आएगी अगर उसको आप देखेंगे, और ये एक तरह से होलिस्टिक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। नेपाल में एक्चुअली क्या हुआ है उसकी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि नेपाल में भी रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है। जो अभी हुआ है इसमें अमेरिका का पूरा एक हाथ है। अमेरिका आरएसएस की मिली भगत भी हो सकती है, वो मैंने एक्सप्लोर किया है और इंटरव्यू में के थ्रू किया। उसमें कोई मेरी बात नहीं है। वहाँ पर आनंद स्वरूप वर्मा एक वरिष्ठ नेपाल के ऑब्जर्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने नेपाल को बहुत नज़दीक से देखा है, और आप उनके इंटरव्यू में अगर आप पूरा 1 घंटा आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका आरएसएस की क्या भूमिका रही है जो अभी नेपाल में हुआ। जेनजी ने जो किया, जो उनके ग्रीवेंसेस थे वो सही थे, वो एक अलग चीज़ थी, वो तो 8 सितंबर को। लेकिन 9 सितंबर को जो आगजनी हुई, जो पार्लियामेंट जलाया गया है, जो ये हुआ वो हुआ, उस सब में अमेरिका और आरएसएस की फोर्सेस का क्या रोल है आपको जान के आश्चर्य होगा। हिंदू सेवक संघ नाम की, हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम की संस्था आरएसएस की एक वहाँ काम करती है, जिसने एक हिंसक कहीं ना कहीं भूमिका शायद निभाई है 9 सितंबर को। उसके बाद देखिए, अब हम इस पे आते हैं, जो इजरायली सोल्जर, ये जो ऑफिसर मारे जा रहे हैं, इनको ढूंढ के मारा हमास मार रहा है। अभी देखिए, अभी आज ट्यूसडे सितंबर, आज 23 सितंबर 2025 है। आज की खबर है कि एक ऑफिसर को 77 बटालियन का ऑफिसर, उसको एक स्नाइपर ने आज मार दिया नॉर्थ गाजा में, वही तेल हलवा के पास, जहां पर वो घटना हुई उसके पास ही। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरी घटना भी तेल हलवा के पास हुई, जहां पर एक दूसरे मरकवा टैंक पे रेजिस्टेंस ने रॉकेट मारा। वो जब रॉकेट मारा तो उसमें से जो उसका कमांडर है वो उठा, उसको लग गया, तो वो भी एक दूसरा ये हताहत हुआ। उसके बाद एक और ऑफिसर जो है आज उसी तेल हलवा से थोड़ी दूर शेख रदवान के बाद, वहां पर वो घायल हुआ। और इस तरह की घटनाएं कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं, यानी पिछले 4 दिनों, आज 23 है, तो 20, 21, 22, 23, चौथा दिन है आज जहां इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब फिर देखिए, शेख रदवान से ही, जहां पर इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है, घर घर लड़ाई चल रही है और सकरे इलाके में चल रही है, वहां पर रेजिस्टेंस को कौन सी वो जगह मिल जा रही है जिससे वो रॉकेट मार रहा है जो सीधे जाके इजरायली सेटलमेंट्स पे गिर रही है। अब आप ये देखिए, आज शेख रदवान से फिर रॉकेट मारा। अब इजरायली परेशान है कि वो कहां से, कौन सी ऐसी जगह जो इनके पास, जो इजरायली सेना इस समय घेरे हुए गाजा सिटी को, 70,000 की संख्या, सिग्नेट कम्युनिकेशंस, इनके पास अपने जो सर्वेलेंस सिस्टम, यानी कहीं से भी अगर कोई दूर से भी 10 किलोमीटर दूर से भी कोई अगर फायर आर्म छोड़ रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है, तो उसको ये मैप कर सकते हैं। लेकिन कहाँ मैप कर पा रहे हैं? 4 क्या, वो 3 किलोमीटर दूर से छोड़ रहे हैं। उन्होंने छोड़ा है, वो लगातार छोड़ रहे हैं। कल मैंने बताया आपको, पहले शुरुआत में भी, और कल आपने वीडियो देखा उसका, कि अशदोद पे पहुंच गए। आज कुछ रॉकेट तो गाजा के जो सटे इजरायली सेटलमेंट से वहां लगे, और कुछ इलियात पहुंच गए। और इलियात वो जगह है जो यमन बर्बाद कर चुका है, और यमन देखिए 2 दिन से चुप है। ये पूरी टैक्टिक्स है। ये रेजिस्टेंस ने यमन से कहा भाई यमन मारता है तो फिर एक अलग खबर हो जाती। तो रेजिस्टेंस ने कहा इस समय इजरायली फोर्सेस को डिमोरलाइज करना है।
तो उनको हमको ये दिखाना है कि हम तुम्हारे बीच में जहां तुम हो वो उसके 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर हम वहां से रॉकेट मार रहे हैं और तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। ये कमांड, इसको कहते हैं द कमांड ऑफ द बैटलफील्ड, कमांड ऑफ द एरिना ऑफ द बैटल, कि जो जहां युद्ध हो रहा है उस पर कमांड किसका है। इसके लिए पहले सेनाएं पूरी की पूरी साफ हो जाती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये पूरा चला, उसके बाद वॉरफेयर का तरीका बदला। लेकिन अब जो सीधे सीधे लड़ाई हो रही है, जहां पर एक गुरिल्ला वॉर भी हो रही है, हमास सीधे आके आमने सामने की लड़ाई भी कर रहा है, तो उसमें फिर से ये चीज़ रिवाइव हुई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये बैटल है जो ये पूरी हो रही है गाजा की। इसमें महाकाव्य है, इसमें बिल्कुल आधुनिक पहलू सामने आए, 21वीं सदी में कैसे लड़ाई होती है, और कुछ जो पहलू दब गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो उभर के सामने आ रहे हैं। उसके बाद देखिए मंडे को कल इजरायली सोल्जर्स के एक ग्रुप पे अपेरेंटली शेख रदवान के पास ही वहां पर एक ग्रुप को सीधे हमास ने मारने का दावा किया। इसके बारे में अभी तक इजराइल की कोई खबर नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने जीरो डिस्टेंस से, यानी एकदम आमने, जीरो डिस्टेंस मतलब बिल्कुल यहां हमने रख के मारा है, तो अब उन बचने की कोई संभावना नहीं। ये घटनाएं छुटपुट हर जगह हो रही, ये धीरे धीरे सामने आएंगी। जैसे कल मैंने एक घटना बताई थी 19 सितंबर की, जो कल जिसकी खबर आई थी मैंने बताई थी आपको, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब उसके बाद देखिए जो कल जो 22 सितंबर को जो 5 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए, उनके बारे में भी डिटेल्स आए हैं कि किस तरीके से वो भी नॉर्थ गाजा में एक एम्बुश में फंसे। उनको नहीं पता था, वो एक जगह पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस पेट्रोलिंग को करते वक्त उनको एक गड्ढा एक गड्ढा टाइप एक दिखाई पड़ा। वो वहां गए, वो गड्ढा नहीं था, वो अंदर से मजबूत था, तो उन्होंने सोचा वो आगे बढ़े, आगे दूसरा गड्ढा था, उन्होंने सोचा वैसे ही होगा, जैसे उस पर पैर रखा वो नीचे चले गए, और उसके बाद चारों तरफ से तर 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 तर, मतलब नीचे, मतलब कोई बहुत नीचे नहीं, लेकिन धंस गए। एक जो आगे 2-3 सोल्जर्स थे वो धंस गए। जैसे ही वो धंसे, चारों तरफ से हमास की फोर्सेस ने घेर लिया, उनको मारा। उसमें 5 से ज़्यादा इजरायली सोल्जर्स घायल, अभी घायल बताए जा रहे हैं। इसमें कितने मृतक हो जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली इजराइल ने मृतकों की अब अपनी संख्या, अभी तक बहुत दिनों से 898 899 चल रही थी, अब 910 हो गई, और घायलों की संख्या 6000 है ऑफिशियल। और अनऑफिशियल तो आप जानते ही हैं, हज़ारों में 5000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या सैकड़ों, मतलब 50,000 है। डिसेबल्ड की जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है उनकी, वो सारी स्थितियां जो हैं अब, और इधर जो विश्व में एक माहौल बन गया है फिलिस्तीनी स्टेट को रिकग्नाइज करना। जितना भी लोग कहें कि हम फिलिस्तीनी स्टेट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, हमास को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हमास 7 अक्टूबर को अभी भी कंडेम करते हैं, हम तुम कहते रहो। जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है? जनता इतना नहीं है कि वो हर चीज़ को डिस्टिंग्विश करे, पैलेस्टीन अथॉरिटी और हमास को। वो तो उनको तो ये लगेगा कि ज़मीन पे हमास लड़ रहा है, उसकी जीत हुई। ये पूरा मैसेज गया है हमास की जीत के रूप में। ये फिलिस्तीनी जो स्टेट को रिकग्निशन मिल रहा है, ये उल्टा पड़ गया है। इसमें ये लोग ये सोच रहे थे कि हम फिलिस्तीनी एक इलीट्स के एक दलाल हिस्से को अपनी तरफ कर लेंगे और फिर हमास को दबाएंगे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक में देखिए, नॉर्थ ऑफ हिब्रोन सायर में आज शायद एक नया रेजिस्टेंस का सेंटर बन गया है। यहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ और आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद दूरा तो पहले से ही, जो हिब्रोन की दूसरी सिटी है दूरा, वहाँ पहले से ही रेजिस्टेंस मजबूत है, तो वो अपना उस तरह से एक लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है। उसके बाद आप देखिए अज्जुन तो कलकलिया में जो अज्जुन है, ये तो गढ़ है, और यहाँ पर इजरायली सोल्जर्स ने कुछ फिलिस्तीनी घर खाली करा के उनको मिलिट्री बैरक्स बना दिए थे। वहाँ पर रेजिस्टेंस ने आज मार की। ये बिल्कुल जो एक ऑफिशियल रेजिस्टेंस है, ये जो पत्थर या मोलोटोव कॉकटेल लेके जो लड़के मार रहे हैं वो नहीं, इसमें रेजिस्टेंस ने हमला किया, वो बैरक्स छोड़ के भागे। ये पूरी सच्चाई है। उसके बाद अल बेरा सिटी के अल शरीयत नेबरहुड में यहाँ संघर्ष हुआ। हिब्रोन आज बहुत ही केंद्रीय संघर्ष हुआ। अल फवार जो कैंप है साउथ ऑफ हिब्रोन, वहाँ संघर्ष हुआ। जेनिन में देखिए, कबतिया में 2-3 मिलिट्री चेक पॉइंट है जिसको कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है,
फिर इजरायली उसको वापस ले लेते हैं। अभी क्या स्थिति उसकी क्लियर नहीं है, लेकिन आज वहाँ से एक महिला को इजरायलियों ने उठाया, लेकिन उसके बाद लोग निकल आए, काफ़ी देर संघर्ष हुआ और संभवतः मैं कह रहा हूँ उस महिला को छुड़ा दिया गया है। अब उसके बाद देखिए जो एक बड़ी चीज़ जो इजरायली मान रहे हैं, अब एक रिजर्व जनरल ऑक्यूपेशन में है सर्विंग, उसका नाम है ईटान बिन इलियाहू। ईटान बिन इलियाहू का ये कहना है कि बेन गुरियन, जिसने इजरायली स्टेट की स्थापना की, पहला जो उनका हेड ऑफ स्टेट था, बेन गुरियन या फिर जीव जैबोतिंस्की। अब जैबोतिंस्की जो है वो एक तरह से समझ लीजिए इतमार बिन गिविर और स्मोत्रिच का गुरु है, उन्हीं से वो अपना वो लेते हैं इंस्पिरेशन। वो एक्सट्रीमिस्ट था। तो बेन गुरियन भी जालिम जायनिस्ट, जैबोतिंस्की उससे भी ज़्यादा। तो ये दोनों लोग जो हैं, ये जो इजरायली रिजर्व जनरल है ईटान बिन इलियाहू, ये कह रहा है कि ये जो दोनों हमारे एक तरह से पथ प्रदर्शक रहे हैं, यानी जैसे आरएसएस कहे कि वो गोलवलकर और बाला साहब देवरस या हेडगेवर, तो उस तरीके से जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, उनको कभी वो ये नहीं सोच सकते थे ये एक ऐसा दिन आएगा जब हमास का फील्ड इन्फ्लुएंस होगा, और यहां तक कि वो फील्ड इन्फ्लुएंस आगे बढ़ के स्टेट इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ जाएगा, यानी एक राज की तरफ बढ़ेगा। और उसने हमास का नाम लिया, उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का नाम नहीं लिया, कि रेजिस्टेंस एक ऐसी ताकत बन जाएगी जो फील्ड इन्फ्लुएंस से स्टेट इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ जाएगा। ये देखिए ये बात। और उसमें एक और एकदम जो कुंजी है पूरी, मतलब पूरी बात का सार है, उसने कहा कि इजराइल ने ये सोचा था कि क्यूमुलेटिव डोमिनेंस प्रोड्यूसेस सबमिशन। अब क्यूमुलेटिव डोमिनेंस क्या है? क्यूमुलेटिव डोमिनेंस ये है कि भाई तुम लगातार तुम अगर 70 साल से किसी को सप्रेस कर रहे हो, मार रहे हो 70 साल से, तो क्यूमुलेशन इतना वो हो जाता है, इतना बोझ हो जाता है उसका, 70 साल तुम लगातार कर रहे हो रोज, अब आप कैलकुलेट करो, तो उससे वो सबमिशन हो जाएगा। फिर जिसको तुम मार रहे हो वो लड़ नहीं पाएगा, उसकी लड़ने की कुव्वत खत्म हो जाएगी। ये इजरायलीज मानते थे, ये दोनों, बेन गुरियन और जैबोतिंस्की। लेकिन आज हमास ने उसको गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि नहीं, वो तो छोड़ दो, तो सबमिशन तो छोड़ दो, अब तो हम तुम्हारे सर पे चढ़ के तुम्हारा एरिया लेंगे। यहां पर स्थिति आ गई। तो ये जो बात है, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है, और इसको लेके मेरे ख्याल से ये आज के प्रसारण की सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी जो अर्दोगन का जो माइक बंद हुआ और जिस तरीके से हुआ वो सब तुम लोग बात करेंगे। उसके बाद इजरायली सेटलर्स ने आज जो इजरायली एक मिनिस्टर हैं योआफ किश, उनके घर को घेर लिया। अभी वहाँ आंदोलन चल रहा है कि प्रिजनर्स को छुड़ाओ, हमास के साथ डील करो। उसके बाद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने आज यूएनओ में बोलते हुए कहा कि 50,000 बच्चे गाज़ा में मारे गए हैं और ये बर्दाश्त के बाहर है और अब इस पर कुछ कार्रवाई करनी होगी। उसके बाद वो देखिए बात आती है एर्दोगन वाली, जो अजीब सी चीज़ है। एर्दोगन ने 2-3 बातें कही, उसने कोई नई बात नहीं कही, यही कहा इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, फिर कहा कि पैलेस्टाइन की जो आवाज़ है वो ग्लोबल इशू बन गई है। अब इतना वो बोले ही था, और उसने जब हमास का नाम लिया तो उसका माइक ऑफ हुआ, और इसको लेके बड़ा बवाल है कि एर्दोगन का माइक कैसे ऑफ हो गया, और वो भी यूएनओ में। अच्छा, कल भी ऐसे ही कोई घटना हुई थी, कोई किसी देश का, छोटे देश है मेरे ख्याल से, एक देश है मोनाको, उसने भी रिकग्नाइज किया है फिलिस्तीन को, उसका कोई प्रतिनिधि बोल रहा था, तो वहाँ भी माइक ऑफ हुआ था। कुछ हुआ था कल एक और आप देखिए ये कितनी अजीब सी बात है। राहुल गांधी का माइक ऑफ होना भारत के संसद में। अब ये बदमाशी तो बीजेपी करती है, अब इसमें वो हमें ख्याल से अगर बीजेपी करती है तो उसको खुल के कहना चाहिए, हम करते हैं भाई, माइक बंद कर देना। ये सब खुराफात है, मुझे हंसी आती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ बीजेपी के लोगों से, तुम लोग यार डरपोक हो, तुम लोग खुल के कहो कि हम करते। ये देखिए यूएनओ में हो गया, अब यूएनओ में हो गया, अब इसका क्या इलाज है बताइए आप, कि एर्दोगन का माइक बंद हो गया, मुझे तो हंसी आ रही है। और यहाँ पर और बोलता रहा, वो बोलता रहा, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहाँ तो
वो मशीन लगी होती है कान में, जिस भी वो मान लीजिए तुर्की में बोल रहा है, जो डेलीगेट्स हैं 150 देश से अलग अलग आए हैं, सबकी अलग अलग भाषा, तो उनको उनकी भाषा में ट्रांसलेट वो होके सुनाई पड़ता। लेकिन ये बोलता रहा, माइक ऑफ था। अब माइक ऑफ था और ये पूरी स्पीच में इसने इजराइल को खूब गाली दी, लेकिन माइक ऑफ था। इससे क्या असर पड़ा होगा अब आप देखिए। उसके बाद टर्किश आउटलेट्स आर अक्यूजिंग इजरायली इंटेलिजेंस ऑफ सबटाजिंग अर्दोगन स्पीच, कि जो टर्किश आउटलेट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इजराइल ने सबटाज की, मोसाद एजेंट्स ने का काम। फिर एक देखिए महत्वपूर्ण बात सिंगापुर से आई। अब सिंगापुर जैसा देश, सिंगापुर जो आप जानते हैं अमेरिका का इतना बड़ा एलाई, इजराइल का इतना बड़ा एलाई, हमेशा से पूरे कोल्ड वॉर के समय उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ और अमेरिका का, वेस्ट ब्लॉक का, नेटो का साथ दिया सिंगापुर ने। अब सब लोग जानते हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। सिंगापुर ने आज साफ कह दिया कि हम पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज करेंगे। इजराइल ने कहा ये हमारी पीठ में छुरा भोंका गया। अब जब ये कहा इजराइल ने, तो फिर सिंगापुर के लोगों ने, ये जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर है विवियन बालकृष्णन, भाई वहाँ इंडियंस बहुत हैं मतलब, तो विवियन बालकृष्णन जो फॉरेन मिनिस्टर है सिंगापुर के, और साउथ इंडिया से बहुत लोग वहाँ गए हैं, वहाँ पलायन बहुत पहले 1860-70s में, तो इन्होंने कहा कि इजरायली सरकार वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स करना बंद करे अगर वो ये चाहती है कि हम रिकग्नाइज ना करें। उसके बाद उसने कहा कि गाजा में जेनोसाइड बंद करे। अब ये सब चीज़ें तो इजराइल कर नहीं सकता है, तो जब ये कर नहीं सकता है तो फिर बात ही खत्म हो गई। उसके बाद अब देखिए एक और बड़ी छोटी सी घटना है। ब्रिटिश पॉप स्टार है दुआ लिपा। अब दुआ लिपा, इसका मैंने देखिए वहाँ भी डाला है, थंबनेल में भी इसकी हमने पिक्चर डाली। अब दुआ लिपा जो है ये पॉप स्टार है, और इजराइल की एक स्पेशल कोशिश चल रही है कि विश्व में जो म्यूज़िक के क्षेत्र के लोग हैं, जो पूरी तरह से एंटी इजराइल हो गए हैं और जिन्होंने इस तरह के गाने बनाए, डेथ टू द आईडीएफ, बॉब विलन वगैरह, जो ब्रिटिश पॉप स्टार्स हैं, तो अब वो लोग चाह रहे हैं कि पॉप स्टार्स हमारे खिलाफ ना जाए। फिर भी दुआ लिपा ने दुआ लिपा को पता चला कि उसका जो मैनेजर है, उसका एजेंट डेविड लेवी, वो जायनिस्ट है। अब ज्यू है कि नहीं पता नहीं, जायनिस्ट है, प्रो इजराइल। उसने निकाल दिया उसको, और उसने निकाल दिया। और जो नी कैप फेस्टिवल है, ये नी कैप ग्रुप की ये पार्ट है, और ये इसने कहा है कि ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में, जो एक बड़ा फेस्टिवल होता है, वहाँ पर हम इसको नहीं ले जाएंगे। ये अच्छा, एजेंट्स वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एजेंट को उसने लात मार के निकाला है। ये सारी चीज़ें, और इसने हमास और हिजबुल्लाह का नाम दुआ लिपा ने अप्रैल में कुआचिला में फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर इसने हमास और हिजबुल्लाह का नाम लिया था। अब आप बताओ, ये जो यूरोपियन अथॉरिटीज़ सोच रही हैं कि हम फ़िलिस्तीनी राज को रिकग्नाइज कर देंगे तो उसके बाद फिर हमास के लिए सिंपैथी ख़त्म हो जाएगी, हमारे यहाँ जो जनता गुस्सा है उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं रहा है, लोग हमास का नाम ले रहे हैं। और मेरा तो ये कहना है कि फ़िलिस्तीनी राज को मान्यता से हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, नेचुरली बढ़ेगी। जो लड़ा है उसको ही तो लोग मानेंगे ना। जो महमूद अब्बास गद्दार है, जिसने आज वो चीची पीपी कर रहा है और अभी भी कह रहा है कि हमास को हमें हथियार दे देने चाहिए, देखो हमको मान लिया है कितने देशों ने। अरे तुमको कौन मानता है? जनता मानती है क्या? तुमको शासकों ने माना? शासक जो हैं अपनी जनता के प्रेशर में हैं, और जनता हमास और हिजबुल्लाह को चाहती, खासतौर पे हमास को। तो ये देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात है ये है। अच्छा, अब ईरान का देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था, जो मिसाइल को लेके खुर्रम शहर 4 एक्चुअली इन्वेल हो गई है। उसकी खासियत ये है कि उसमें फिन्स नहीं है। जो फिन्स होते हैं, जो थोड़ा सा लॉन्च करने में मिसाइल्स को थोड़ा दिक्कत होती है, ये फिनलेस मिसाइल है और बहुत एडवांस्ड है। ऐसी मिसाइल्स बहुत कम देशों के पास है, और ये अनवेल हो गए। खुर्रम शहर 5 वो पाइपलाइन में है, वो तो होनी है, लेकिन ये भी जो मिसाइल है ये बहुत ख़तरनाक है। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 15 मैक की स्पीड है, यानी 15,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये इजराइल पहुंच सकती है, कितनी जल्दी ये अमेरिका पहुंच सकती है। फिर ईरान की पार्लियामेंट ने अब न्यूक्लियर ऑप्शन पे बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो
हमको जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने एंगेज किया, हमको बेवकूफ़ बनाया। अब उस चक्कर में मतलब बेवकूफ़ इनको, जो देखो खामनेई साहब तो सब समझ रहे हैं, लेकिन जो अराकची हैं या जो लिबरल लॉबी है ईरान की, पेजिशकियान हैं, इन लोग का हमेशा आग्रह रहता है कि नहीं हमें बातचीत करने दो, हमें ये करने दो। तो उन्होंने कहा बात करो। अच्छा, बात से कुछ निकला नहीं, तो अब ईरान के पार्लियामेंट में बड़ा स्ट्रांग इस तरह का रिएक्शन आ रहा है कि अब रशिया के साथ एक न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए, एक रशिया के साथ न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए। और जैसे भारत ने की अपनी सिविलियन न्यूक्लियर डील, अब लोग कहेंगे भारत का तो न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका था, ये हो चुका था, तो भाई ईरान का टेस्ट नहीं हुआ है ये कैसे पता? हुआ है ये भी नहीं पता, लेकिन नहीं हुआ है ये कैसे पता? ये सारी चीज़ें देखिए बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, अभी ट्रंप और तालिबान में लड़ाई, ट्रंप बागराम बेस वापस चाह रहा है, अफगानिस्तान कह रहे नहीं देंगे। अब इसी ये लड़ाई कहाँ जाएगी? क्योंकि देखिए जो बात सामने आ रही है कि ट्रंप पाकिस्तान को अपनी तरफ कर रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो करार हुआ है, संधि हुई है, उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। और वो लोग सोच रहे हैं कि भारत के खिलाफ उसने किया है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, क्योंकि ट्रंप एंटी इंडिया चल रहा है इस समय। पर भारत के खिलाफ होने से ज़्यादा वो ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान में जो वो बागरम बेस चाहता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान से उसने एक वो बनाई है। लेकिन बागरम बेस तुम अफगानिस्तान में लेना चाहोगे पाकिस्तान की मदद से, ये संभव नहीं। ईरान वही है, ईरान की भी पाकिस्तान से अपनी अपनी तरह का इक्वेशन है, तो वो कैसे होने देगा? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान का आइसोलेशन ईरान ने तोड़ा। अगर चाइना ने सऊदी अरेबिया से ईरान की बात कराई, तो ईरान ने चाइना की अफगानिस्तान से जो बात हुई है वो ईरान ने कराई। ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो डेवलप हो रहा है। उसके बाद आप देखिए जो एक देखिए एक पूरी बात आई है कि एक नई इजरायली डॉक्यूमेंट्री आई है। उस डॉक्यूमेंट्री में ये लिखा गया है, जो 1967 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे लेवी एशकोल, उन्होंने उसी समय 1967 में उन्होंने उसी समय एक प्लान बना दिया था कि अगर हम लोगों को एक दिन इनको बाहर निकालना है, यानी फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये लंबी प्लानिंग थी, ये तो हमास की वजह से रुकी हुई थी। उसके बाद हमास ने 7 अक्टूबर किया। अब ये, और इसीलिए 7 अक्टूबर किया याह्या सिनवार ने, वो जानते थे नेतन्याहू पागल हो जाएगा, इस तरह की चीज़ों को वो फिर से वापस लाएगा। वो लाया, जब वो लाया तो पूरी दुनिया में रिएक्शन हो गया। दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि फ़िलिस्तीनियों को तुम डिस्प्लेस करो, उनको भूखा मारो। अब ये सारी चीज़ें देखिए दुनिया में, मैंने आपको बताया, पूरे सेलिब्रिटीज़, दुनिया का चप्पा, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची है, कोई प्रो इजराइल रह ही नहीं गया। जो प्रो इजरायली हैं सेलिब्रिटीज़ में आप देखिए, हॉलीवुड स्टार्स वगैरह में, वो मुंह छुपाने की जगह नहीं है। एक गैल गैडो नाम की है जो सुपर वुमन बनती है अपने को, वो उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं। वो शी इज़ अ ज्यू, और इजराइल के पक्ष में उसने स्टेटमेंट दिया, वो आज की तारीख में उसको रोल्स ही नहीं मिल रहे हैं। ये पूरी देखिए एक सिचुएशन बन रही है। उसके बाद देखिए अभी जो पूरी बात हुई है, उसको जो सबसे अच्छा कंक्लूजन वो स्पेन की प्राइम मिनिस्टर ने दिया। उसने कहा है कि अगर पैलेस्टाइन स्टेट का रिकग्निशन इतना अर्जेंट है, तो उससे भी ज़्यादा अर्जेंट है कि जो फिलिस्तीनी जनता है वो उस फिलिस्तीनी राज्य में, जिसको हम मान्यता दे चुके हैं, उसमें वो रहे और खुल के आज़ादी की सांस ले। ये देखिए आज का प्रसारण था। कल हम फिर हाजिर होंगे। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो शाम को ही वीडियो बना पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।